का अर्थ होता है जटिल जीव कौन होगा, तो बहुकोशिकीय जीव होगा, जबकि सरल जीव कौन होगा, एक कोशिकीय। तो क्वेश्चन बोला है कि सरलता जीव प्रायः क्या होते हैं, एक कोशिकीय। अगला क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जीवों की रचनाएं कैसी होती, अभी हम उल्टा बोल दिए थे ना, बहुकोशिकीय जीवों की रचनाएं कैसी होती है। जटिल कहने का क्या अर्थ है, हमारे शरीर में, हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, हमारे शरीर में हर एक काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के अलग अलग कोशिकाएं, अलग अलग ऊतक का समूह क्या करता है, काम को निष्पादित करता है। जबकि एक कोशिकीय जीव में सारा काम एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होता है, इसीलिए उनकी रचनाएं सरल होती है और हमारी रचनाएं क्या होती है, जटिल होती। अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार का ऊतक काम कर रहा है, जबकि एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, एक ही जगह पर एक ही कोशिका सारा काम को निष्पादित करता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, याद होगा जय प्रक्रम किसे कहते हैं, तो उसका डिफिनीशन देखो उलट दिया है। वे सारी प्रक्रियाएं जिनके कारण जीवों का अनुरक्षण होता है, उनका अस्तित्व कायम रहता है, उसे क्या कहते हैं। समझ में आ गई बात सबको। जय प्रक्रम का अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन कहता है कि सजीवों में भोजन ग्रहण करना, है ना, सजीवों में भोजन ग्रहण करना तथा उसके द्वारा शरीर का निर्माण, सारी क्रियाओं का संचालन क्या कहलाता है। देखो डिफिनीशन लिखा हुआ है, सजीवों में भोजन को ग्रहण करना। तो आप लोग को पता है जब सजीव कोई भी जीवन भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है, तो आप लोग को हम पढ़ाए थे कि पोषण किसे कहते हैं, याद आ रहा है। जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जीव अपने शरीर के अंदर भोजन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। सजीवों का भोजन ग्रहण करना तथा उसके द्वारा शरीर के निर्माण, सारी क्रियाओं का संचालन। तो यहाँ पे एक लाइन ही लिखा हुआ है भोजन ग्रहण, याद रखना ना, जैसे ही भोजन को ग्रहण करेंगे इसका मतलब क्या होगा, पोषण होगा। तो आंसर क्या होगा, पोषण। अगला सवाल है पौधे में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा क्या होता है, और नाम हो सकता है मंड, और क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, तो लिखा हुआ है। ग्लूकोज भी लिख दो फार्मूला C6H12O6, समझ भाई। तो स्टार्च भी हो सकता है, मंड भी हो सकता है, C6H12O6 भी हो सकता है, यह बात अपने दिमाग में सेटल रखना। अगला सवाल है किन प्रक्रमों द्वारा जीव अपने शरीर का अनुरक्षण करते हैं, कौन कौन प्रक्रिया के द्वारा। तो पोषण है, श्वसन है, वहन है, उत्सर्जन है। लेकिन बुआ यहाँ पे जनन हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि सभी जीवों में जनन हो ऐसा कोई जरूरत, क्योंकि अनुरक्षण कहने का मतलब जय प्रक्रम हमने आपको पढ़ाया है कि ये सारे जीव जो सबका सब जनन करे ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, और इसका कारण यही है। क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट है जीवधारियों के शरीर में होने वाले सभी प्रक्रियाएं जिनके कारण उनका अस्तित्व कायम रहता है उसे क्या कहते हैं। समझ में आ गया। मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों का शरीर कैसा होता है, विशाल और जटिल होता है, विशाल और जटिल होता है। अगला सवाल है कार्य के अनुसार भोजन को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, याद होगा एक होता है शरीर निर्माता, कार्य के आधार पर भोजन कितने निर्भर है, एक को बोलते हैं शरीर निर्माता, एक को बोलते हैं ऊर्जा दायक, एक को बोलते हैं विनियंत्रक। नाम नहीं याद है। शरीर को, भोजन को अलग अलग भागों में बांटते हैं, तो एक को क्या बोलते हैं, लिखते चलेंगे ज्यादा फायदा रहेगा, याद करते समय अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो आप उसको राइट डाउन कर लोगे, ठीक है। कार्य के अनुसार भोजन को श्रेणियों कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहले भाग को बोलते हैं क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं शरीर निर्माता। कौन निर्माता, शरीर निर्माता का अर्थ होता है बुआ जो हमारे बॉडी को बनाता है, बॉडी बिल्डिंग करने वाला। तो बॉडी बिल्डिंग कौन करता है, तो प्रोटीन करता है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट करता है, ये बॉडी बनाने का काम करता है। दूसरा है ऊर्जादायक, कौन दायक, एक एनर्जी देता है। और तीसरा जो है बुआ उसको हम लोग बोलते हैं विनियंत्रक, मतलब रोगों से रक्षा करने के, जिसके अंतर्गत आता है विटामिन, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा प्रोटीन जो है शरीर निर्माता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जादायक है, और विनियंत्रण के अंतर्गत विटामिन और खनिज लवण होता है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है पोषण वह विधि है जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन अर्थात संश्लेषित करता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन बनाता है अर्थात संश्लेषित करता है। तो आप लोग को याद है वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वपोषी पोषण या स्वपोषण कहते हैं, जो कि ऑप्शन में लिखा हुआ है। आगे समझ में। अगला सवाल है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी दूसरे स्रोत को प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। याद है परपोषी। और ये परपोषी का कितने लक्षण है, 4।
3 है रे, 4 हैं। कौन कौन? ठीक है ना, क्या है? परासन नहीं रे पगला, वो तो एक मेथड है। कितने हैं? 3 हैं। पहला क्या नाम है? मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी, है ना। तो पारपोषण कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। अगला सवाल है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी। अलग अलग स्रोतों से प्राप्त कर लिए। जैसे हम लोग कौन जीव हैं? विषमपोषी है। हम लोग जानवर से भी भोजन इकट्ठा कर रहे हैं और पेड़ पौधे से भी इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि पेड़ पौधे क्या है? सिर्फ सूर्य पर निर्भर है, ठीक है ना। दूसरा स्रोत उसका जो एक फिक्स है वो फिक्स है। लेकिन अगर हम लोग को खाने का अगर नहीं मिला तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ में? कुछ भी खा सकते हैं, जीने के लिए तो कुछ भी खा सकते हैं। और आप लोग देखते भी होगा डिस्कवरी चैनल पे, डिस्कवरी चैनल पे वो क्या करता है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं हो, वो तो बहुत बड़ी बात नहीं मेढक खा जाना। चाइना में तो सब कुछ लीगल है और वहाँ तो सब लोग सब कुछ खा जाता है। याद रखना भारत की भी स्थिति उसी प्रकार होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। अन्न नहीं मिलेगा तो क्या खाओगे? बात समझ में आई? अन्न नहीं मिलेगा तो तुम वही ना खाओगे, क्योंकि तो पेट तो भरना है और जीने के लिए तुमको कुछ खाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे आदत लग जाएगी। जैसे किसी भी चीज़ का एक ट्रेडिशन होता है। तुम कल्पना करो कि तुम्हारे घर में एक मेथड बना हुआ है कि तुम मांस खाने का, तो बकरी तक आके रुक गए हो, ही गोट सी गोट खा जाते हो, ठीक है ना। मुर्गा खाते हो, मुर्गी खाते हो, मछली खाते हो, अंडा खाते हो ना। अगर परंपरा रहता कि मेढक भी खाना है तो तुम लोग खाते रहते हैं, तुम्हारा मन नहीं घिना था। गलत बात हो रहे। देखो अक्सर लोग एक दूसरे से, हिंदू मुसलमान में घृणा करता है मांस के कारण। कितना बार हम कह चुके इस बात को कि किसी भी विवादित बात का जड़ है ये मांस। मुसलमानों को प्रॉब्लम है सुअर मांस से, हिंदुओं को प्रॉब्लम है गौ मांस से। जबकि अगर आप एक भाईचारे के हिसाब से देखना चाहते हैं कि लफड़ा खत्म हो तो एक दूसरे को ही मांस खाना क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। अगर नहीं चाहे भारत में विवाद हो तो क्या करना चाहिए? ये सब दोनों को क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। लेकिन ये बंद नहीं कराया जाएगा, क्योंकि इससे जैसे ही बंद होगा तो हिंदू मुसलमान आपस में क्या होंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी भाईचारा हो जाएगा। जब एक दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो नेता का दाल नहीं गलेगा। इसीलिए वो जबरदस्ती चाहता है कि ये खुला रहे, विवाद का कारण रहे, मारपीट हो, बस समझ में आई, और फिर उसका वो मजा ले, बस। अगला सवाल है स्वपोषी पोषण किस प्रकार के प्रक्रम द्वारा होता है? किस प्रक्रम? आप लोग को याद होगा, हम सब्जेक्टिव पढ़ा दे, रिपीट आ रहा होगा, दिमाग में सेटल करना, दोबारा नहीं बोलोगे, फिर दोबारा ये आने वाला भी नहीं है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे सूर्य से सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से यानी मिट्टी से खनिज लवण, जल लेकर के और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की मात्रा से क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं और भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और वो अपने अवशिष्ट पदार्थ के रूप में छोड़ने के रूप में ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, जो हमारे लिए प्राणवायु का काम करता है। और वही ऑक्सीजन किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो ओजोन का निर्माण करता है, जो ओजोन हमारे लिए क्या है? जीवनदायिनी है, जीवन को सुरक्षात्मक देता है, जिसको ओजोन परत के नाम से जानते हैं, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों से क्या करता है? हमारे शरीर को रोकता है, इस पृथ्वी को बचाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि परपोषियों में जीवन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, परपोषियों में जीवन प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किस पर आधारित है? तो देखो पारपोषी जो है ना, प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से किस पर आधारित है? स्वपोषी पर। जैसे देखो हम लोग क्या हैं? जीव हैं। हम लोग डायरेक्ट नहीं खा पाते हैं किसी चीज को। जैसे मान लो कि हम लोग घास डायरेक्ट नहीं खाएंगे, नहीं ना खाते हैं, लेकिन अनाज तो डायरेक्ट खा लेते हैं। तो एगो तो अनाज हम लोग खाए किए, डायरेक्ट लेकर के अनाज खा लिए। इनडायरेक्ट कैसे खा रहे हैं? तो उस घास को बकरी को खिला रहे हैं, उस घास को गाय को खिला रहे हैं, और गाय से हम लोग क्या निकाल रहे हैं? दूध निकाले, तो इनडायरेक्ट हम लोग खा लिए। बकरी को खिला रहे हैं और बकरी जब सियाना हो गया तो हम उसको खा जा रहे हैं। तो डायरेक्ट घास खा के तो पचाना हम लोग को प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग इनडायरेक्ट में व्यवस्था किए हुए हैं। बात समझ में आई? इसीलिए सबसे ज़्यादा बीमारी किसके पास है? जानवरों के अलावा मनुष्य के पास। समझ में आई? हम लोग को सबसे ज़्यादा बीमारी, क्या कि हम लोग जानवर का भी बीमारी पाल लेता है और पेड़ पौधे का बीमारी पाल लेता है, दोनों बीमारी अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो लगातार नया नया बीमारी, कभी सुने हो पेड़ को कोरोना हो गया है, ठीक है ना, या फिर सुनिए होगे पेड़ को कैंसर धा लिया है, ठीक है ना। 1 का 2 का 2 4 5 10 चलता रहता है। गाय को कैंसर पकड़ लिया, ऐसा होता है क्या?
नॉर्मल नॉर्मल उसको प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, समझ में आई। लेकिन हम लोग को तो लगातार प्रॉब्लम है, कभी लीवर का प्रॉब्लम, कभी किडनी का प्रॉब्लम, ना जाने कौन कौन प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि हम लोग अलग अलग स्रोतों से भोजन कर रहे हैं, तो आप कोशिश करो एक स्रोत में लगे रहो। बात समझ में आई। पेड़ पौधे पर डिपेंडेंट हो तो पेड़ पौधे पर डिपेंडेंट रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पोषण की वह विधि जिसमें मृत जंतुओं और पौधों के शरीर में अपना भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको याद है, ये पूरा डिफिनेशन है, लिख दिया हुआ है। क्वेश्चन हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं, मानिए क्वेश्चन पूछेगा मृतजीवी पोषण क्या कहते हैं, तब ऐसा जीव जो क्या करता है, किसी भी जीवधारियों के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे मृतजीवी पोषण। किसमें होता है मृतजीवी पोषण? कवक में होता है, और बैक्टीरिया में, और नील हरित शैवाल में। किसमें होता है? नहीं होता उसमें, ठीक है ना। प्रोटोजोआ में भी होता है। अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग तो आपको याद करा दिए, क्या क्या होता है? सोने की बीमारी, मस्कुरा से संबंधित बीमारी जिसको पायरिया कहते हैं, है ना, मलेरिया होता है, काला जर होता है। कौन होता है? मलेरिया, पायरिया, काला जर और सोने की बीमारी, ये सब जो होगा वो किससे होगा? प्रोटोजुआ से होगा। और प्रोटोजुआ के अंदर कौन होता है? मृतजीवी पोषण। अब कल्पना करो, जिसका पोषण मृतजीवी से हो रहा है और वो तुम्हारे शरीर में होगा तो तुम्हारे सेल का क्या करेगा? बात समझ में आई। इसीलिए ये बात हमको समझने हैं अलग चीज। देखो, एक लीवर होता है, लीवर की स्थिति आप लोग को याद होगा 1.5 किलो का होता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है और वो फैटी हो जाता है। क्या हो जाता है? फैटी। कहने का मतलब लीवर का आकार बढ़ सकता है, लीवर गंदा हो जाता है, वसीयों को पचाते पचाते। ज़्यादा तेल पका मसाला खराब रहे तो लीवर खराब होने के चांसेस रहता है। लेकिन कैसे पकड़ोगे कि आपका लीवर जो है वो फैटी हो गया है? तो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के पास जाए, उसका शुरुआती इंडिकेशन होता है, शुरुआती लक्षण दिखाई देगा। जिसका गर्दन काला काला है, गर्दन क्या है? गर्दन पर लाइनिंग हो जाता है, ऐसे गर्दन है तुम्हारे, इस पर पतला पतला गाढ़ा टाइप का लाइन बनना शुरू हो जाए, ठीक है ना, तो वो लक्षण दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा क्या है? लीवर फैटी हो रहा है। दूसरा, किसी किसी को छोटा छोटा बॉडी के अंदर ना मासा टाइप का निकलना शुरू, छोटा छोटा मासा गर्दन पर इधर उधर साइड में निकलना शुरू हो जाए अपने आप, लगातार तेजी से बढ़ रहा है, तो आप समझ जाना कि वो भी फैटी लीवर का इंडिकेशन है। अब तुम सोचोगे कि सर फैटी लीवर को दूर कैसे करते हैं? तो फैटी लीवर को दूर करने का उपाय है कि आप अपने भोजन में कच्चा पदार्थों को, तेल मसाला तो कम करना ही है, जो हो गया उसका दूर कैसे करेंगे? तो कच्चे वेजिटेबल को शामिल करो, यानी सलाद ज़्यादा खाना है, ठीक है ना। कोशिश करो जितना कच्चा वेजिटेबल तुम अपने खाना में शामिल करो। बात समझ भाई, जितने कच्चे अगर तुम खा रहे हो उतना ज़्यादा तुम्हारा फैटी लीवर कम होने का चांसेज है, समझ गए। तो अपने लीवर को बैलेंस रखने के लिए भोजन में कच्ची सामग्रियों का, कच्ची सब्जियों का क्या करना है? इनरोल करना है, कोशिश करो। जैसे लौका का जूस पी लो कच्चा, ठीक है ना। कभी कल हंसने वाली बात क्या है, लौका का जूस तो पीता है, कभी बीटर गार्ड मतलब करेला का कभी कल जूस पी लो, ठीक है ना। ऐसा तुम लोग व्यवस्था करके रखो। हेलो जी, बोलिए, बोलिए ना। कौन बोल रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, ठीक है, हम बता देंगे। अब देखो, क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करें। ठीक है, ठीक। तो हम लोग ये करते हैं, अब आगे बढ़ते हो। पोषण की वह विधि जिसमें जीव एक दूसरे के साथ संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, याद है, पोषण कहते हैं। फैटी लीवर का कंडीशन मैंने आपको बताया क्या करना है, आप लोग उसी तरह अपना काम करोगे, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, सो ध्यानपूर्वक सुनो। वह ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं को भोजन ग्रहण करने की विधि, उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी पोषण किसमें होता है? अमीबा में होता है, या मनुष्य में हो सकता है, कोई बड़ा जीव हो सकता है। परजीवी पोषण कौन कौन करता है बताओ? जोंक करता है। कौन करता है? जोंक करता है ना परजीवी पोषण, ठीक है ना। गोल कृमि करता है, फीता कृमि करता है, हुक वर्म, टेक वर्म, ठीक है ना। जो पेट में जो कीड़ा होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि किसी का पेट लगातार निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं समझो कि वो प्रेग्नेंट है। उल्टी लगातार हो रहा है तो ऐसा नहीं समझो मिठाई बंटवा दो, ठीक है। उसके पेट में कीड़ा हुआ है, ठीक है ना।
जब तुम ही कल्पना करो आदित्य को ये सब कैसे हो पाएगा, ठीक है ना, तो इसको कीड़े ना होगा तो कौन कीड़ा होगा इसके अंदर? गोल कृमि हो सकता है, फीता कृमि हो सकता है, टेक वर्म, हुक वर्म हो सकता है। और यह क्या होता है? परजीवी, ठीक है ना। अब उसको एल्मेंडाजोल का टैबलेट रात को क्या करना है? खा लेना है और सूत जाना है, ठीक है ना। दिन में कभी भी कीड़ा का दवाई नहीं खाना चाहिए। जो लोग दिन में कीड़ा का दवाई खाते हैं उनको सर चकराना जैसा, माथ घुरमियाना जैसा हो जाता है, क्योंकि वो जब खाता है, तुम ही सोचो कि कीड़ा का दवाई खा लिया, तुम धूप में चले जाओ, वो कीड़ा दवाई गया अंदर पेट में कीड़ा मारने के लिए, वो दवा जो हर दोगे तो पिलुआ तो छटपट छटपट करेगा, मरेगा। तो मरेगा तो उसका इफेक्ट तुम्हारे बॉडी पर ही दिखाई देगा। और तुमको माथ लगा घुरमियाने और तुम बोलोगे दवाई खा मैं माथ घुरमिया गया, और तुम रात को अचेत हो सुत गए और वो छटपट छटपट कर रहा है। सुबह जब निकालोगे, उत्सर्जन की क्रिया करोगे तो लच्छी के लच्छी, लच्छी के लच्छी, ठीक है ना, उत्सर्जन क्रिया के माध्यम से निकल जाएगा, फिर तुम स्वस्थ हो जाओगे। तो सालाना एक बार कम से कम कोशिश करना चाहिए कि एक एल्बेंडाजोल की टैबलेट रात्रि में खाइए जब आप स्वस्थ हैं तब। ऐसा नहीं कि पेट खराब है एल्बेंडाजोल का टैबलेट खा ली कि कीड़ा मार देते हैं। बात समझ में आई? कोई गर्भवती महिला हो एल्बेंडाजोल का टैबलेट खा लिया है, ये सब गड़बड़ बात। जब आप पूरा स्वस्थ हो, ठीक है ना, निरोग हो, और उस समय एल्बेंडाजोल का टैबलेट खाई ताकि वो कीड़ा क्या हो जाए? मर जाए। समझ गया ना? जोल मिलता है, जाके बोलिए डॉक्टर को। अब ज्यादा नाम याद रखने की क्या जरूरी है? कहीं नामे गड़बड़ जाके बोला गया, दूसरा दवाई दे दिया, ठीक है ना। इसीलिए आप जाके बोलिए कीड़ा का दवाई दीजिए, वो अपने कीड़ा का दवाई दे देगा, आप खा लीजिए। गवर्नमेंट जो है वो भी फिर मुफ्त में कीड़े की दवाई सब जगह प्रोवाइड करा रखी है। आप लोग कीड़ा का दवाई लीजिए और उसको खाइए। मिला है कभी? अगला सवाल है, वैसे जीव जिसमें प्राणी संपोषण होता है वह जीव क्या कहलाते हैं? प्राणी संभोजी जीव कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखता है, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? याद है? जल का परिवहन पूरे पौधे में किनके द्वारा होता है? याद है? परिवहन का बात यहाँ पे आया। जल लेकर के पूरे शरीर में वितरित करने का काम कहाँ करता है? जाइलम में। बात समझ भाई? किसमें? जाइलम में करता है, पूरे शरीर में ले जाकर वितरित करता है जाइलम। जबकि फ्लोएम क्या करता है? भोजन का वहन पूरे शरीर में फैलाव करता है, और जाइलम नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, अब फ्लोएम ऊपर से। कहानी समझ में आई? अगला पॉइंट क्या कहता है? पौधों में CO2 तथा O2 का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्तियों पर पाए जाने वाला रिधरों द्वारा या एस्टोमाटा रंध्र द्वारा, छेदा द्वारा, होल द्वारा, ठीक है ना। तो आप लोग को याद है एस्टोमाटा जो होता है वो ऐसा होता है, फोटो याद है ना? एस्टोमाटा होने का नहीं बनाने का लूर है तो ऐसे ऐसे बना देना चरखुट्टा। देखो एस्टोमाटा कैसे बनाना, ऐसे बना देना है ना। आप चारों बगल ऐसे ऐसे घेर देना, हो गया। और 0 0 जब वह दोनों बगल बैठा देना, समझ गए? और 2 लाइन बना देना, हो गया एस्टोमाटा रेडी। सस्ता सुविधा, ठीक है ना। और अगर तुमको बहुत अच्छे से याद है तो तुमको आसान तरीके से बता रहे कि समझ में। देख रहे हो शुभम जी अभी व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी क्लास आने का फुर्सत नहीं है, अभी व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? उसमें लॉगिन रहता है, दिखाई देते रहता है, ठीक है ना। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? पत्तियों को। रसोई घर का दूसरा नाम किचन है। तो पौधे का किचन कौन होता है? नहीं मान रहा है, लगातार डाले जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में रंग अंडाकार रचनाएं को क्या कहते हैं? देखो गोल गोल अंडाकार रचनाएं होती है, उसे हम लोग क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के नाम से जानते हैं, जो पत्तियों का क्या करता है? हरा रंग प्रदान करता है। यह लवक का पहला भाग है। लवक कितने तरह के होते हैं? 3 तरह का, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। समझ में आई? जिसमें आता है क्लोरोप्लास्ट, समझ में आई? याद रखेंगे वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक में ये तीसरा भाग है। हरित लवक में किसकी उपस्थिति होती है? पर्णहरित या क्लोरोफिल की। हरित लवक में किसकी उपस्थिति होती है बच्चों? पर्णहरित या क्लोरोफिल की। अगला क्वेश्चन होना चाहिए, आपको याद होगा कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। याद है ना? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है बच्चों? मैग्नीशियम। बहुत अच्छा। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला सवाल है, पर्णहरित क्लोरोफिल को कितने घटक होते हैं? तो 4 होते हैं। क्लोरोफिल में नया क्वेश्चन आया है,
क्लोरोफिल में कितने घटक होते हैं, अभी आप लोग के साथ नया आया है, ठीक है ना। कितने घटक होते हैं, 4। पहला का नाम है क्लोरोफिल ए, बी, जेंथोफिल और कैरोटीन। नाम याद रखना फिर से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीन, ये चारों मिलाकर के पर्णहरित क्लोरोफिल के घटक पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है क्लोरोफिल ए, बी और जेंथिल कैरोटीन का रंग कैसा होता है, तो आपको पता है हरा होता है। कैसा होता है, अब ये चारों को जब हम लोग मिलाते हैं तो सब में हरा जुड़ा रहेगा और सबका अलग अलग प्रकार का रंग होता है, ठीक है ना। जिसमें पहला आता है क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, नीला हरा। क्लोरोफिल ए का नाम कैसा, रंग कैसा है, नीला हरा। क्लोरोफिल बी का रंग कैसा है, पीला हरा। समझ में आ गई। और क्लोरोफिल जेंथोफिल का कलर कैसा होता है, पीला होता है। और कैरोटीन का कलर कैसा होता है, नारंगी। जब सबको एक साथ मिक्स करते हैं तो हरे रंग में पूरा का पूरा क्या होता है, परिणत हो जाता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीन का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल ए का रंग होता है नीला रंग, क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो पीला हरा होता है, जेंथोफिल का जो कलर है वो पीला है और कैरोटीन का जो कलर है वो क्या है। समझ में आ गई। यहाँ पे फिर से समझो, पर्णहरित क्लोरोफिल के कितने घटक होते हैं, 4। क्लोरोफिल ए जिसका रंग नीला हरा होता है, क्लोरोफिल बी जिसका रंग पीला हरा होता है, जेंथोफिल पीला होता है और कैरोटीन होता है नारंगी। समझ में आ गई। और ये चारों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो बनता है क्लोरोफिल। कोई दिक्कत, पर्णहरित जिसका रंग क्या होता है, हरा। यानी नीला हरा, पीला और नारंगी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जो पूरा का पूरा करेक्ट दिखाई देता है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियों जैसे अस्थायी प्रबंध बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो आपको याद है क्या कहते हैं बच्चों, कूटपाद। जो अंगुली जैसा उभार बनाते हैं, अस्थायी प्रबंध बनाते हैं। अस्थायी कहने का मतलब हुआ एक निश्चित समय के बाद वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। वह अस्थायी प्रबंध बनाते हैं, उस अस्थायी प्रबंध को क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, कूटपाद। अगला सवाल है, कूटपाद भोजन को घेर कर क्या बनाता है, ठीक है ना। भोजन रसधानी बनाता है, उसी का दूसरा नाम है खाद्य धानी। कौन धानी, तो खाद्य का मतलब होता है बउआ भोजन। खाद्य का मतलब क्या होता है, खाद्य का मतलब क्या होता है, भोजन। खाद्य का मतलब क्या होता है, भोजन। घेर कर क्या बनाता है, खाद्य रसधानी। जाओ, खाद्य को जब हम बोलेंगे तो क्या बनाएंगे, भोजन रसधानी। अगला है, पैरामीशियम तथा अमीबा किस प्रकार की जंतु है। पैरामीशियम तथा क्या है, एक कोशिकीय है। कैसा है, पैरामीशियम तथा अमीबा कैसा जीव है बच्चों, एक कोशिकीय है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला कहता है क्वेश्चन, आराम जाओ, कुछ हो रहा है क्या, बैग लेके जाने दो, तो घर जाने दो ना, ठीक है। देखो हम लोग काम की बात करते हैं, फिर से समझेंगे। पैरामीशियम अमीबा में किस प्रकार के जंतु है, तेकोस की आप लोग को नाम याद होगा। अमीबा और पैरामीशियम एक विशेष प्रकार के जंतु हैं, ठीक है ना। कूटपाद भोजन को घेर कर क्या बनाता है, तो खाद्यधानी बनाता है, रसधानी जिसको कहते हैं। तुम लोग देखो कितना बफारा छोड़ते हो, मुंह से तुम लोगों को कितना निकलता है वाष्प, रूम कितना गर्म हो गया है कि कैमरा पर जाकर मॉइस्चर बैठ गया। ठीक है ना। तुम लोग रूम में कितना मॉइस्चर रहता है, हमको तो लगता है कि अगर ये रहता ना तो तुम इस पर पानी छुआ दे रहते अभी तक। ठंडा के दिन में यही होता है। इस बार ठंडा के दिन में पूरा रूम खोल के पढ़ाएंगे, मारेगा ठंडा होने से साइंस सीन। जगड़ा रहता है खिड़की पर बैठने का भरा, ठीक है ना। जिसको बहुत ज्यादा रहता है बेचैनी, देख रहे हैं धुंधला धुंधला हो गया था अब कुछ देर तक, अब थोड़ा राहत हुआ है। इतना ज्यादा मतलब तुरंत हो जाता है, ठीक है, मॉइस्चर। अरे बाप रे बाप, अरे भाई उसको ए मुस्कान देखो तो कुछ हो नहीं ना रहा है, गिरी उड़ी नहीं ना, बैठल है। देखो ध्यान पूर्वक सुनो, फिर से मैसेज किया जा रहा है, पिटाएगा वो छौड़ा वो। लॉगिन रहता है ना तो पता चल जाता है। हमसे थोड़ी पूछेगा वो, ठीक है ना। जैसे न, जैसे जिसका जिसका नंबर सेलेक्ट करके रखा रहता है,
जैसे ही तुम आओगे ना तो ब्लिंक करने लगेगा, दिखाने लगेगा। खच्चर खच्चर लेकर का नंबर सेलेक्ट करके रखा रहता है, ठीक है ना, क्यों करता है। तो जैसे ही तुम करोगे तो आ जाएगा। जैसे तुम अभी अपना व्हाट्सएप खोलो, जैसे 2-4 में का है सेलेक्ट किया हुआ, तुम खोलोगे बस यहाँ आ जाएगा, ब्लिंक दिखाने लगेगा कि कर क्या रहे हो तुम। वो इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगा कि तुम कर क्या रहे हो, मतलब क्या बतिया रहे हो, लेकिन हाँ ये यहाँ वो नोटिफिकेशन आ जाएगी तुम काम कर रहे हो, मेहनत जारी है तुम्हारी मोबाइल पे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करें। अगला क्वेश्चन कहता है पैरामीशियम के शरीर पर पाए जाने वाले प्रचलन कौन होते हैं। देखो पैरामीशियम के जो शरीर पर प्रचलन होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सीलिया। देखो आप लोग को याद होगा कि मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जो अमीबा होता है वो भोजन ग्रहण करता है कूटपात की मदद से, और जबकि पैरामीशियम जो भोजन करता है वो क्या करता है, और उसके शरीर में गति भी किसे कारण आता है, सीलिया के कारण। सीलिया का अर्थ होता है यह है तुम्हारा पैरामीशियम, और उसके चारों तरफ पतले पतले रुआ जैसा है, नहीं बहुत बड़ा पैर जैसा होता है, पतले पतले बाल जैसा। हालांकि वो तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो बाल जैसा बोलना भी बेवकूफ़ी है, लेकिन उसी तरह का मान लो पतला पतला जो होता है। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि वह में प्रथम चरण जिसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो जिस अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होगी उसे प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया, प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है बाबू। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के द्वितीय चरण में CO2 उपचयन या स्थिरीकरण होता है। ध्यान से समझो, प्रथम चरण में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछागा, जिसमें दूसरे चरण में क्या होता है, CO2 का अपचयन या स्थिरीकरण होता है। वह अभिक्रिया कौन कहलाती है, तो अप्रकाशीय अभिकरण, क्योंकि इसमें प्रकाश के अनिवार्य नहीं होता है। पहला स्ट्रेंथ में नहीं कि प्रथम चरण में जल को अपघटित करने के लिए, जल को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रकाश की आवश्यकता होता है, लेकिन दूसरे चरण में कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, अप्रकाशिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रकाशिक। अगर आपको चाहिए, अगर आपको जरूरत है इस PDF का तो ये PDF मिल सकता है, ठीक है ना, PDF हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ठीक है ना ये चाहिए PDF तो आपको ये PDF मिल सकता है फ्री ऑफ टाइम में मोबाइल चलाने के लिए। क्वेश्चन क्या है, मृतजीवी को क्या कहते हैं, मृतजीवी को अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो सवाल ये भी तो होगा कि क्यों कहते हैं। तो मृतजीवी को अपघटक इसलिए कहते हैं क्योंकि मृतजीवी हमारे वायुमंडल में बहुत सारे स्थित ऐसे पदार्थ, ठीक है ना, जिसको क्या करता है, सड़ा गलाकर उसको मूल तत्वों के रूप में क्या करते हैं, परिणत कर देते हैं। लगातार उसको क्या करेगा, सड़ाएगा, गलाएगा, और जिस पदार्थ से बना है उसी मूल तत्व में क्या करेगा, परिवर्तन कर देगा। और मूल तत्व में परिवर्तन करने की स्थिति को ही क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। इसलिए मृतजीवी को क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। अगला सवाल है वैसा जीव जो अन्य जीवों को मृत शरीर को सड़े गले पदार्थों को खाते हैं क्या कहलाते हैं, अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक का अर्थ होता है कोई भी, लिखो देखो यहाँ सामने, अन्य जीवों के मृत शरीर के सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। जैसे एक चूहा मर गया, 2-4-5 दिन बाद उसमें अपने आप पिलुआ फट जा रहा है, तो अपने आप जो पिलुआ फट जा रहा है, जो पिलुआ फरा है, पिल्लू जो हो गया है, उसको क्या कहेंगे, अपमार्जक कहेंगे। कि वो नहीं रहेगा ना तो मांस का लोदा उसी तरह दिखाई देगा। कोई कुत्ता बिलाई मर जाता है, छोड़ देते हैं, 1-2 दिन तक उसमें बदबू आती है और आप बदबू देख कर मांगते हैं, 2-4-10 दिन बाद बदबू अपने आप खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि वो सारा मांस क्या हो गया, खा गया। कौन खाया, तो अपमार्जक के रूप में बच्चों है ना, क्या हो सकता है, सियार भी हो सकता है, क्योंकि सियार भी क्या करता है, सड़े हुए मांस को खा जाता है। गिद्ध भी क्या हो सकता है, अपमार्जक हो सकता है, मरे हुए मवेशी को क्या करता है, खा जाता है। तो वह हर वो एक व्यक्ति जो हमको उस एंगल से तो लगता है आदमी भी अपमार्जक है, ठीक है ना, लेकिन अपमार्जक में नहीं रखेंगे आदमी को, ठीक है। जो जीव सड़े हुए जीवों के मृत शरीर से सड़े गले पदार्थों खाता है, तो हम लोग तो सड़े गले को नहीं खाते हैं, ठीक है ना, ताजा ताजा खाते हैं, ठीक है ना, ताजा को मार करके खाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पतियों तथा हरित लवक को क्या कहते हैं, पतियों तथा हरित लवक क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग। अगला सवाल है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है और विषम पोषी का कौन सा भाग, अभी पढ़ाए थे,
ठीक है ना। कवक में मृतजीवी पोषण होता है, कौन होता है, याद नहीं है। तो ये विषम पोषी का, ठीक है ना, भाग है, जब जिसको पारपोषण हम लोग कहते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, याद है, CO2 आवश्यक है, जल, क्लोरोफिल, सूर्य, इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर, इनमें से सभी हो जाए। अगला सवाल है, वायुमंडल में CO2 तथा O2 कितना प्रतिशत है। देखो CO2 का परसेंट 0.03% और ऑक्सीजन का, एक गलती लिख दिया है, ऑक्सीजन का मात्रा है 21%। कितना परसेंट, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, अब वह लिखा है सो सही थोड़े है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% और ऑक्सीजन की मात्रा 21%। टाइपिंग मिस्टेक है, दिए होंगे डाटा गलत लिख दिया हो। और उसके बाद नाइट्रोजन की बात करते हैं तो कितना परसेंट, 78%। नाइट्रोजन कितना परसेंट और 21% ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हो गया। अगला सवाल है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम कौन है। तो जनन होगा क्या, पोषण होगा क्या, श्वसन होगा क्या, इनमें से सभी दिया हो, इसलिए डी होगा। अब तुम बोलोगे सर क्या है, तो देखो सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, यो होता है, यो होता है और यो होता है, दो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना। ये कहना गलत नहीं होगा कि सजीव जनन जो है जैव प्रक्रम है, लेकिन पूरा 100% है ये कहना, सटीकता तो ज्यादा दिखाई दे रहा है ना, कि सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम कौन है, कौन कौन काम सजीव करता है। तो सजीव तो बच्चा भी पैदा करता है, वो अलग बात है कि किसी का ना हो, ठीक है ना। सजीव बच्चा पैदा करता है कि नहीं, तो जनन हो सकता है, पोषण भी हो सकता है और श्वसन भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, डी के साथ। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि दो ऐसा था जो क्रिटिकल कंडीशन बना रहा था, श्वसन और पोषण, वो तो है ही, मजबूरी है, इसलिए हम लोग को डी के साथ जाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसे निकलता है, वाटर से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। आप लोग को याद होगा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो और अभी भी तुम पूरे ताव में आए हो कि ओ वही बात है जो हम कह रहे हैं, वो बात नहीं है जो हम कहना चाह रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी तो पढ़े हो ना थोड़ा उधर दूसरे स्टेप में, किस स्टेप में, दूसरे स्टेप में अप्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का विखंडन होता है, अपचयन होता है, और पहले स्टेप में जल से हम लोग निकालते हैं। तो दिखाई दिया कि प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो प्रकाश ही क्रिया होगी ना, तो वहां तो किससे निकलेगा, जल से ही निकलना है ना, समझ में आ रही है। जबकि अप्रकाशिक क्रिया होगा तो किससे निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए वो क्वेश्चन राइट डाउन किया गया है कि इसके दो चरण होते हैं, पहले चरण और दूसरे चरण, समझ में आया। यहाँ पर बात करते हैं पैरामीशियम और अमीबा जैसे कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं। तो सबको याद है पैरामीशियम में और इसमें क्या होता है, प्राणी संपोषी पोषण की विधि होती है। बोलो बच्चों समझ में आई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक है, क्या है, अपघटक। अपघटक का मतलब क्या होता है, जो सड़ा गलाकर मूल तत्व में बदलने वाला होता है। तो क्या गोल कृमि अपघटक हो सकता है क्या बाबू, गोल कृमि तो परजीवी है, अभी तो पढ़ाए हैं, वो क्या है, वो हमारे कांटेक्ट में रह करके हमको चूसता है, तो ये तो नहीं होगा। बैक्टीरिया होगा क्या अपघटक के रूप में, अमरबेल होगा क्या, शैवाल होगा। तो ये और ये सब तो क्या है, बाहरी है। अमरबेल जानते हो परजीवी ही है। अमरबेल का मतलब जो होता है वो पेड़ पौधे के ऊपर बिना जड़ वाला पेड़, ठीक है ना। अमरलता उसको सब बोलता है, पीला कलर का होता है, सूंड जैसा रहता है, लीची उची का पेड़ पर देखेगा, ठीक है ना। लोग सब बहुत जरंत होता है, ठीक है ना। बल्लू का लीची का पेड़ है, ससुर हमको लीची नहीं खिया रहा है, तरु का ससुर है, तो लीची के उपाय लगाते हैं। जाएंगे और वो अमर बेलवा का पियर का लत्ता वाला ले जाकर पेड़ पर क्या करेंगे, फेंक देंगे। अब जैसे ही फेंकेंगे तो कुछ दिन उसको पता भी नहीं चलेगा और अगले कुछ दिन बाद उसके पेड़ को वो पूरा चतर जाएगा और वो परजीवी पोषण लगेगा करने, उसका सारा प्रकाश संश्लेषण किया हुआ भोजनवा को ये खा जाएगा, अगला बार से लीची नहीं फरेगा, ठीक है ना। आदमी सब बहुत जरंत होता है, इसलिए आप अपना पेड़ का ध्यान देखते रहिए, कहीं कोई लेके अमरबेल तो नहीं फेंक दिया। तो अमरबेल, गोल कृमि या शैवाल, ये तीनों तो नहीं होगा, तो कौन होगा, बैक्टीरिया होता है जिसको पिलुआ लगना कहते हैं। किसी किसी घाव में लग जाता है पिल्लू, उसको सड़ाने लगता है, सड़ा के उसको पूरा खत्म कर देगा। समय से उसकी इलाज नहीं होगी तो बड़ी नासुर घाव पकड़ लेता है, ठीक है ना। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, सरल क्वेश्चन है, लगातार वही क्वेश्चन आ रहा है। मनुष्य में भोजन का अंतर्ग्रहण किस माध्यम से होता है, आइए
याद है ना, भोजन की शुरुआत किस माध्यम से, मुंह से भोजन शुरू करते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, भोजन का पूर्ण पाचन आहार नाल में नहीं होता है, कहाँ होता है बच्चों, छोटी आंत में। कहाँ होता है भोजन का पूर्ण पाचन, ठीक है ना। अच्छा ये आहार नली है, होगा, ठीक है ना, क्योंकि आहार नाल जो होता है ना ऊपर से लेकर के नीचे तक होता है। बात समझ में, आहार नाल की लंबाई 6 से 8 मीटर है, सॉरी 8 से 10 मीटर, कितना, 8 से 10 मीटर। तो क्यों नहीं बोलेंगे भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो आहार नाल में होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक में पूरा हो जाता है। आगे समझ में, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है, छोटी आंत। संपूर्ण आहार नली और पाचक ग्रंथियां को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, पाचन तंत्र, ठीक है ना। ये समझ रहे हो, पाचक ग्रंथियां मतलब पाचन रस निकलता है। आपको याद होगा पाचक रस क्या क्या निकलता है से, और उसी पाचक रस जठर रस है, उसके अलावा लाइपेज एंजाइम कुछ छोड़ रहे हैं, लाइपेज है, इमाइलेज है, और ठीक है ना, उसी तरह एक जिसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन नामक आपके लार निकल रहा है, उससे भोजन आपका पाचन चिपचिपा हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, मुख अमाशय पकवास है, छोटी आंत यानी जिसको क्षुद्रांत कहते हैं, तथा बड़ी आंत जिसको बिहद्रांत या कोलोन कहते हैं, किसके भाग हैं, किसके भाग हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में जाइएगा पूछेगा बउआ रे पाचन तंत्र के नाम लिखो, तो नहीं कुछ याद आएगा तो लिखिएगा, ठीक है ना। अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है ना। क्षुद्रांत को ही छोटी आंत कहते हैं, बृहदांत को बड़ी आंत कहते हैं, और ये कोलन मतलब उसी का निचले वाला भाग, और रेक्टम जिसको कहते हैं, समझ रहे हो ना, आखिरी पार्ट है। पाचन में सहायक प्रमुख ग्रंथियां कौन कौन है, कौन कौन ग्रंथि पाचन में है, तो 2 गो नहीं रे 3 गो होगा, ठीक है ना। ये है पित्ताशय और ये है अग्नाशय, ठीक है ना। तो अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि है। पित्ताशय भी एक तरह की ग्रंथि जिससे पीत द्रव बाहर की तरफ निकलता है, जो गहरे गाढ़े नीले रंग का होता है, जो भोजन को करवा बनाता है। क्या बनाता है, करवा, क्या बनाता, हरा रंग का, सॉरी नीला नहीं, हरा रंग का, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन अभी पढ़ाए हैं, या इमाइलेज। टाइलिन लार इमाइलेज क्या करता है, तो इमाइलेज बताए थे आप लोगों को याद होगा, वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर उसको किसमें बदलता है, माल्टोज में बदलता है, याद रखेंगे। जो हार्मोन है, जो एंजाइम है टाइलिन एंजाइम जो लार में पाया जाता है, वो क्या करता है, भोजन के कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर उसे माल्टोज के रूप में बदलता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, जठर ग्रंथि, और यही आंतरिक ग्रंथि जो है अमाशय के अंदर क्या करता है, भोजन को क्या करता है, पचाने का काम करता है, जो अम्लीय माध्यम से होता है। किस माध्यम से, अम्लीय माध्यम से। अगला है, जठर ग्रंथियां किसका स्राव करती है, जठर रसों का, और उस जठर रसर का नाम है HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जठर रस में कौन से प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं, तो कौन से होते हैं, पेप्सिन और रेनिन, जो ये दूध के प्रोटीन को पचाता है, और यह दाल के प्रोटीन को पचाता है। जिसका दूध नहीं पच रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, जिसके बॉडी में दूध नहीं पच रहा है, इसका मतलब कुत्ता है, क्योंकि कहावत है कुत्ता को दूध नहीं पचता है, घी नहीं पच रहा है। ऐसा बात नहीं बुआ, उसके अंदर क्या है कमी, रेनिन, क्या है, रेनिन, समझ में आ रहा है ना। उसके अंदर रेनिने नहीं है एंजाइम जो उसके प्रोटीन को क्या कर सके। कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो एक गिलास दाल पी लिया, लगा बाथरूम सीट की जगह पर दीवार पर बाथरूम कर रहा है, इसका कारण यही है कि उसके अंदर क्या है, पेप्सिन है, क्या नहीं है, पेप्सिन। तो आप अपने बॉडी को चेक कर सकते हैं कि आप में किस में कमी है। तो आज घर पे जाओ, आधा किलो दूध लो और आपको पी जाना है। अगर तुम पचा रहे हो तो तुम समझ जाना तुम्हारा रेनिन एकदम तगड़ा है, और तुम्हारा लीवर भी बहुत मजबूत है कि तुम भोजन को क्या करो, पचा। देखो अगर किसी आदमी को ट्यूबरकुलोसिस बीमारी हो गया है, टीबी, ठीक है ना, और वह टीबी इस स्टेज में है कि अब उसे बचने की संभावना है कि नहीं, डॉक्टर रेफर करे उससे पहले तुम्हें ट्राई कर लो। उस आदमी को दूध दो भैंसी का जिसमें हाईली फैटी हो क्रीम, और उसको खूब पिलाओ। और अगर दूध पिला रहे हो और उसका पेट नहीं खराब हुआ, ठीक है ना, यानी भोजन को पचा ले रहा है, उस दूध को बहुत अच्छे से पचा रहा है, इसका मतलब रिकवरी होने का 110% चांस है, और वो आदमी को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर तुम दूध पिलाए और ट्यूबरकुलोसिस का बीमारी है, वो लगातार बाथरूम कर रहा है, यानी पेट खराब रह रहा है, उस कोई माई का लाल उसे बचा नहीं सकता है, ठीक है ना।
तो तू आप देख लेना, ठीक है ना, और ट्राई करना। अगर किसी को इस तरह का है तो उसको भरपूर दूध पिलाओ। बात समझ में आई? और ट्राई तुम लो बस। अमाशय में भोजन का पाचन होता है किस माध्यम द्वारा? अम्लीय माध्यम। याद है बच्चों? अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम द्वारा? याद करोगे तो तुमको क्वेश्चन समझ में आएगा, याद नहीं करोगे तो बकवास जैसा लगेगा। अगला है अमाशय में भोजन के बाद कहाँ पहुंचता है? पक्वाशय में। अपक्वाशय का ग्रहणी में। पक्वाशय में पाचन क्रिया होती किस माध्यम से? किस माध्यम से? और क्षारीय कैसे होता है? पीत के रस के कारण। किस रस के कारण? वसा के कणों को सरलीकरण को क्या कहते हैं? पायसीकरण। वसा के सरलीकरण हम लोग क्या कहते हैं? अगला सवाल है अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम है? नाम याद हो गया? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। याद है ना? एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पायसीकृत वसा को वसीय अम्लीय ग्लिसरॉल में बदलने का काम कौन करता है? यानी याद रखना है, लाइपेज जो है वो वसा पर प्रतिक्रिया करता है। किस पर प्रतिक्रिया करता है? किस पर प्रतिक्रिया करता है? वसा को लाइपेज प्रतिक्रिया करके उसे। अगला लाइन है छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर असंख्य अंगुलिये जैसे उभार होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? उसे कहता है रंसाकुर या दीर्घरोम कहते हैं। मतलब दीर्घरोम का अर्थ होता है बड़ा, जो छोटी आंत के अंदर जो होता है उंगलियों जैसे उभार उत्पन्न होते हैं। अगर तुमको नहीं समझ में आता दीर्घरोम तो आप ऐसे समझो, जो तौलिया होता है ना, तौलिया, तौलिया के ऊपर जो खुरदरा खुरदरा रहता है, ठीक उसी प्रकार छोटी आंत के भी तो इसे खुरदरा खुरदरा होता है। आम भाषा में उसको पचौनी कहते हैं। घर में देखोगे कोई आदमी मांस उस खाता है पचौनी को, तो ले आता है, उसको बॉयल करता है, बॉयल करके उसको उलट देता है, और उलटता है तो उसके अंदर से क्या करता है? वही वाला पार्ट को जो नोच नोच के हटाता है, जिसको हम लोग नहीं खाते हैं, ठीक है ना, नहीं खाते हैं ना, उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? रंसाकुर या दीर्घरोम कहते हैं। कंबल जैसा होता है लेयर। या तुम लोग देखते होगे मुर्गा उर्गा का है ना, जिसको पथरी कहते हो, उसको सीधे भाग करते हो, ऐसे उलटते हो, और उसके अंदर से एक पीला कलर का एक रबर जैसा होता है लेयर, उसको नोच के हटा देते हो। वो रबर जैसा लेयर जो है वो क्या है? रंसाकुर या दीर्घरोम के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक उसी प्रकार खौंसी बकरी में पाया जाता है, और उससे भी खतरनाक हम लोग के अंदर है। आने वाले समय में हो सकता है जब भोजन की किल्लत पड़ेगी, जब आदमी आजकल संपत्ति को हड़प रहा है, फिर आने वाले समय में दूसरी चीज को देखेगा, फिर देखेगा कि अब खाना का दिक्कत हो रहा है तो इसी को सटका दो, ठीक है ना। तब उस समय छोटी आंत का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, निकालेंगे और दीर्घरोम को दिखाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए जब कुछ सब ऑर्गेन बड़ी आसानी से मिलने लगेगा तो कोई दिक्कत है? मैंने कहा था, हमने पहले से कहा था कि आप एक मांसाहारी आदमी हो, मांस खाना गलत बात नहीं है, लेकिन शारीरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये हमेशा ध्यान रखना कि आपको कोई भी मांसाहारी भाग का ऑर्गेन नहीं खाना है, मतलब उसका अंग नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है? कलेजी, किडनी, पथरी, गुर्दा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये सारे पार्ट जो छोटी आंत बड़ी आंत जो सब खा रहे हो, इस सब से तुमको क्या करना है? बचे रहना है। आपको खाना क्या है? मांसल भाग खाना है। बात समझ में आई? ठीक है ना, मांसपेशी खा लो लेकिन कोई ऑर्गेन खाने से बचो। अगला सवाल है रंसाकुर के बीचों बीच कौन सी ग्रंथियां होती है जो पाचक रसों का स्राव करती है? उसे क्या कहते हैं? आंतरीय ग्रंथि। कौन ग्रंथि बुआ? अगला है भोजन की पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण हो जाती है? याद है ना, भोजन की पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? मुंह से। और खत्म कहाँ होती है? क्वेश्चन सुनो तो सही। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ पूरी हो जाती है? तो छोटी आंत में। और शुरू कहाँ से होती है? वसीय अम्लों को ग्लिसरॉल में अवशोषण कहाँ होता है? लिम्फ वाहिना में। कौन वाहिना में? लिम्फ। समझ में आया? लिम्फ को लसिका कहते हैं। लिम्फ अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी में क्या कहते हैं? लसिका। और लसिका वाहिनिकाओं में वसीय अम्ल ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। वसीय अम्ल पर कौन प्रभाव डालता है बच्चों? लाइपेज। एकदम याद रखना, क्या होता है? लाइपेज। जल का अवशोषण और अनपचे भोजन का बहिष्करण कहाँ होता है? जल को सोखा जाता है और अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालते हैं, वो कहाँ होता है? बड़ी आंत में, ठीक है ना। बड़ी आंत को दबाना। अब तुमको बाथरूम निकालना, ये लंग दबाओगे तो कोई फायदा है? लंग तो आमाशय है, तैयार कहाँ है? उकड़ू वाले भाग में, ठीक है ना। यानी बड़ी आंत को आपको दिखाना है। समझ में आई? इसीलिए जब अगर आपको बहुत दिक्कत है मल त्याग करने में, तो जब आप बैठे तो दोनों हाथ को पेट के बदौलत क्या करें? घुसा लें। बात समझ में आई? जिसको मोटापा फील होगा, इस पर दर्द होगा और तुम्हारा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगला सवाल है दांतों के ऊपरी चमकीली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो दांतों के ऊपरी और कठोर चमकीली परत को क्या कहते हैं? इनामेल, ठीक है ना। आप लोग को याद होगा क्वेश्चन पूछता है किसके प्रभाव से दांत कमजोर होकर टूटने लगते हैं?
तो आपको याद होगा अम्ल के प्रभाव से दांत कमजोर होकर क्या होते हैं, टूटने लगे, है ना रे। और ये अम्ल कैसे बनता है, अम्ल कैसे बनता है बच्चों, पढ़ाए थे कि जब हम कोई मीठी मीठी चीज खाते हैं और दांतों को अच्छे तरीके से सफाई नहीं करते हैं तो वो जो शर्करा जो है वो हमारे क्या है, दांतों की ऊपरी परत जो सबसे कठोर है, इनामेल है ना, उसी से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल बना लेता है। और इसी अम्ल के प्रभाव से दांत कमजोर होकर टूटने लगते हैं। इस स्थिति को दंत क्षरण भी कहते हैं। और दांते के ऊपर एक बहुत मोटी परत जम जाती है गंदगी का, उसे हम लोग दंत प्लॉक के नाम से जानते हैं। दांत कमजोर होकर के टूटने लगेगा, दंत क्षरण, दांत के ऊपर मोटा परत जम जाएगा, दंत प्लॉक। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अगला सवाल है, पाचन के बाद कौन सी प्रोटीन परिवर्तित हो जाते हैं, किसमें, अमीनो अम्ल में। पित्तरस किससे स्रावित होता है, अग्नाशय से, ठीक है ना। एंजाइम की भूमिका मर्स, ठीक है ना, ठीक है ना। अरे तो वही तो लिखा हुआ है, लीवर, ठीक है ना, लीवर को हम लोग यकृत ही तो कहते हैं। अगला हुआ है, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होता है, जैव उत्प्रेरक के रूप में। किस रूप में, जैव उत्प्रेरक के रूप में पाया जाता है। अगला सवाल है, आमाशय में जठर रस पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है ना। कौन रस, ये तो बता दिए हैं। प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का। प्रोटीन संश्लेषण में किस तत्व का इस्तेमाल करते हैं, अब तुम लोग जानो। दलहनी पौधों के गांठों में, किसमें, दलहनी पौधों के गांठों में, जो जड़ होती है उसके गांठों में, ठीक है ना, क्या होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु। कौन नामक जीवाणु, राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में बहुत ज्यादा योगदान देता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में, ठीक है ना, हम लोग मूंग का खेती करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा हो जाता है। बिना पानी पटाए कोई दाल वाला पौधा में कोई आदमी अलग से एक्स्ट्रा नाइट्रोजन दे देगा, मैंने यूरिया लेके छीड़ देगा, तो उसका मूंग नहीं फरेगा। क्यों नहीं फरेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है। और उससे नाइट्रोजन संश्लेषण करने से फिर क्या तैयार होगा, दाल। दाल में किसकी मात्रा प्रचुर होती है, प्रोटीन की। दाल किसकी मात्रा है, प्रोटीन। प्रोटीन का स्रोत हो सकता है दाल, प्रोटीन का स्रोत हो सकता है सोयाबीन, प्रोटीन का स्रोत हो सकता है मांस, प्रोटीन का स्रोत हो सकता है दूध, प्रोटीन का स्रोत हो सकता है अंडे का पीला भाग, ठीक है ना। अंडा का पीला भाग भी किसका स्रोत है, प्रोटीन का ही स्रोत होता है। हमारे शरीर को बॉडी बिल्ड करने के लिए, यानी लंबाई बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, इन सबों का काम क्या है, किसका काम है, प्रोटीन का, ठीक है ना। तो आप अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा को डेवलप करें। अभी आप लोग की लंबाई बढ़ने योग्य है, ठीक है ना, अभी बढ़ सकता है। अगला सवाल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को सुगम बनाता है, किस एंजाइम क्रिया को, पेप्सिन को। किसको बच्चों, पेप्सिन जो है वो पेप्टोज में बदलने में उसको बहुत आसानी हो जाती है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक वयस्क मानव शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है, 5 से 6 लीटर नहीं होता है, 6 से 7 लीटर होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये एक एग्जैक्ट आता है। अगर तुमको कुछ ना समझ में आए तो एक स्वस्थ मनुष्य का वजन जो होता है वो 60 किलो, कितने किलो, और शरीर में रक्त का जो मात्रा होता है वो 10%, कितने परसेंट, समझ में आया। आपका वेट अगर 50 किलो है तो अभी आप पूरा नौजवान नहीं है और स्वस्थ नहीं है, और आपका वेट अगर 80 किलो हो गया तो फिर भी आप स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ हैं। 60 से 65 किलो के बीच में मैक्सिमम 70 किलो है तो वह एक स्वस्थ आदमी है। समझ में आई ना, तो आप अनहेल्दी हैं। एक साधारण मानुष का, अब एक्सेप्शन तो अलग अलग, तुम बोलोगे सर गेट खाली, तो ठीक है ना। एक साधारण मानव की बात होती है कि आपका 60 से 70 किलो वेट होना चाहिए, ठीक है ना, और उसका 10% निकाले ना ब्लड होता है, तो 10% इक्वल टू 6 से 7 लीटर, ठीक है। अगला है, रक्त में प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, रक्त एक प्रकार का कौन ऊतक है, संयोजी ऊतक होता है जिसमें पाया जाता है, तो सबको याद है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है ना, इनमें से सभी, तो सभी पाया जाता है, ठीक है ना। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें पाया जाता है, आरबीसी भी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स भी, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या होगा, डी। वो गलती लिख दिया ए, ठीक है ना, तीनों होगा। अगला सवाल है, रक्तचाप में किस उपकरण से मापा जाता है, याद होगा ब्लड प्रेशर को मापने के लिए क्या नाम है, स्फिग्मैनोमीटर। क्या नाम है, स्फिग्मैनोमीटर। रक्तचाप को किसे मेजर करते हैं, स्फिग्मैनोमीटर। किसे मेजर करते हैं, अम्लीय माध्यम से प्रोटीन का पाचक एंजाइम कौन है, पेप्सिन है। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते, क्या कहलाते हैं, और आप लोग क्या कहलाइएगा,
उपभोक्ता क्या कहलाइएगा, क्या कहलाइएगा? तुम लोग हरे पेड़ पौधे हो, ठीक है ना। हरे पेड़ पौधे ना कहलाता है उत्पादक, जबकि उपभोक्ता कौन कहलाता है? मनुष्य, ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें? दिन में। ऑप्शन में देता है कुछ कुछ अल्टर पल्टर, बादलों वाले दिन में तो अधिक अधिक, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा दिन, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी वीडियो का शूटिंग होने वाला है, कहेगा बादलों वाले दिन में। हाँ नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, हमको याद आ गया। एक क्वेश्चन है, सोलर कुकर नहीं चलाया जा सकता है किस वाले दिन में? तो भैया सजीवों में जीवित इकाई को क्या कहते हैं? सजीवों में जीवित इकाई को कहते हैं कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। कोशिका का नामकरण किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। अगला है, डेंगू रोगी में रक्त के किस घटक की कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स। जब किसी आदमी को डेंगू होगा तो क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगा। प्लेट टेस्ट के जब ऑप्शन में पट्टिकानु दिया रहेगा तो घबराइएगा नहीं। प्लेट टेस्ट को हिंदी में पट्टिकानु कहते हैं। कानू पट्टी, ठीक है ना, पट्टी कानू, कानू पट्टी पट्टी कानू, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो प्लेट टेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? ऐसे भी, ठीक है ना, उसकी जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है, तो प्लेटलेट्स कम होगा मतलब डेंगू धलिया था। कानू पट्टी में डेंगू धलिया है, यानी आदमी की संख्या लगातार कम हो रहा है। तो जैसे ही डेंगू पकड़ेगा प्लेट टेस्ट में क्या आएगी? कमी आएगी। अब ये प्लेट टेस्ट में कमी आएगी तो क्या होगा? आपके शरीर की स्थिरता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्थिरता, मतलब आपका ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। जहां ब्लड है वहीं जम जाएगा। सबसे खास बात, डेंगू का मच्छर जो है वो साफ पानी में पनपता है। किस पानी में? बहुत हाई फाई टाइप का दुश्मन है, गंदा जगह पर नहीं बैठता है, साफ पानी में आकर स्टोर होता है। समझ में आई? इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, डेंगू रोगी में रक्त घटक कमी, प्लेटलेट्स। डेंगू में क्या होता है? बुखार होता है। डेंगू का मच्छर कहाँ पैदा लेता है? साफ पानी में। किस पानी में? जबकि मलेरिया का कहाँ होता है? गंदा पानी। मलेरिया कहाँ पैदा लेता है? तो मलेरिया भी मच्छर काटने से, डेंगू भी मच्छर काटने से, फाइलेरिया भी मच्छर काटने से, ठीक है ना। फाइलेरिया बीमारी को हाथी पांव के नाम से जानते हैं। जब किसी आदमी का जो होता है ना बहुत, ठीक है ना, मोटा हो जाता है पैर, उस पैर को बोलते हैं हाथी पांव। समझ में आया? और हाथी पांव वाले लोग होते हैं वो भी मच्छर काटने से होता है। और मलेरिया जो मच्छर काटता है वो गंदा पानी में होता है, और वो वाला साफ पानी में। किसका? डेंगू का। मलेरिया जो इलाज पहले से मिलता ना, फाइलेरिया मुक्त दवाई चल रहा था, आप खाते ही नहीं है, खा लीजिएगा। और मलेरिया का तो इलाज है ही, मलेरिया का इलाज है और डेंगू का भी इलाज है। डेंगू में कुछ नहीं करना है। जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाए तो आपको दिमाग में यही रखना है कि आपको प्लेटलेट्स मेंटेन करना है। तो प्लेटलेट्स मेंटेन कैसे करिएगा? तो ऐसा कोई भी चीज़ लीजिए जिससे प्लेटलेट्स तेजी से तैयार होता है। पहला, बकरी का दूध। बकरी का दूध से तेजी से प्लेटलेट्स बनेगा। दूसरा, पपीता खाना है। कच्चा पपीता अगर खाते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है। पीला पका पपीता खाइए। उसके अलावा आप पपीते के पत्ते को पीस करके उसका जूस तैयार करके आपको क्या करना है? सेवन करना है। बहुत खराब होता है टेस्ट में, लेकिन क्या है, आपको लेना है क्योंकि आपको प्लेटलेट तेजी से तैयार करेगा। उसके अलावा कीवी फल, कौन फल? कीवी का नाम सुने हो? ऊपर से ब्राउन अंदर से ग्रीन रहता है। ऊपर से ब्राउन अंदर से, और अंदर छोटा छोटा बीज टाइप का ब्लैक ब्लैक रहता है। और वो आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की मात्रा को क्या करेगा? ज़्यादा इंक्रीज करेगा। समझ रहे हो ना? तो ये आप समझिए। अगला सवाल है, अमीबा में गति के कारण किस भाग में होते हैं यार? किस कारण? कुटपाथ के बाद। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से मलेरिया परजीवी है? देखो, केंचुआ, प्रोटोजुआ, लिस्मेनिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मलेरिया परजीवी क्या है? तो देखो ये केंचुआ, प्रोटोजुआ और लिस्मेनिया दिखाई दे रहा है, तो ये तो एकदम नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन रहता है निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी नहीं है। बात समझ में आई? मलेरिया परजीवी नहीं है तब हम लोग लगा देते, ठीक है ना। लेकिन मलेरिया परजीवी तो कौन होगा? प्रोटोजुआ, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाए थे प्रोटोजुआ से होने वाले रोग कौन कौन है? मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी और नहीं समझ में आ रहा है? याद आ रहा है? काला जर, उसको हम ट्रिक बताएं, उसका ट्रिक क्या होता है? एमपी में काला सोना पाया, एमपी में काला सोना पाया। देखो, म से मलेरिया,
पी से पायरेरिया, क से काला जर, सोने की बीमारी। समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? मलेरिया, पायरिया, काला जर, सोने की बीमारी। इसीलिए आप अच्छे से याद रखिएगा, एमपी में काला सोना पाया। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ठीक है ना, पढ़ा दिए नीलहरी सवाल। कवक जो है ना, इसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया में भी क्या होता है, मृदजीवी पोषण होता है। पौधों में अतिरिक्त जल छुटकारा कैसे पाते हैं? बहुत ज्यादा जब पानी उसको मिलने लगेगा तो क्या करेगा, वाष्पोत्सर्जन। देखना कुछ छोटे पौधे होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं और तुरंत गल जाता है, सूख जाएगा। क्यों सूख जाता है? क्योंकि वो अवकाश से ज्यादा पानी को क्या किया है, ग्रहण कर लिया है। अब वो क्या करेगा, उबीज के तो बाहर फेंक नहीं पाएगा। अब मुक्ति कैसे पाएगा, तो पानी उसको परान निकाल लिया। ठीक है ना। ज्यादा पेड़ में अब मान लो कि यहाँ बाढ़ आ गया, यहाँ लगातार पानी रह गया, लगले रह गया पानी। अब जब लगातार जब पानी यहाँ लगे रहा तब तो हटेगा नहीं पानी, तो कितना उबीज के फेंकेगा बाहर की तरफ। लगातार इसका जल जाइलम रुकिए नहीं रहा, टन टन के पहुंचा दे रहा था, कितना छोड़ेगा। अब औकात बहुत बड़ा पेड़ है तो नहीं सूखेगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज्यादा है और सूख रहा है तो सबको उड़ा दे रहा है। लेकिन छोटा मोटा पेड़ है और उसका औकात से बाहर है, सब पानी खींची के ऊपर चढ़ा रहा है, तो कितना छोड़ेगा, वो अपने आप सूख जाएगा। तो देखते हो ना, छोटा मोटा जो पतला पतला पेड़ रहता है, बरसात के टाइम में पानी लगा और चल बसेगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन उसका हो भी नहीं, लगातार चूस रहा है। समझ में आ गया? अगला लाइन है, हरित लवक किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? किसमें? ग्रेनम भाग में। कौन भाग में? अगला है, रक्त में जमने के कारण क्या है? प्लेटलेट्स। रक्त जमने क्या कारण है? मैंने अभी आपको कहा, अभी समझाया भी था कि जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, डेंगू बीमारी होती है, तो उसके शरीर में क्या आती है, प्लेटलेट्स की क्या जाती है, कमी हो जाती है। जैसे ही प्लेटलेट्स की कमी होगी फिर क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा, वेन पूरा जाम हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा और तुम्हारे क्या हो जाएगा, ठीक है ना, पूरे गांव में कचौरी का व्यवस्था कर दोगे। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? भोजन को पाचन में सहायता करता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर दिए, दूसरे चैप्टर में हम लोग आते हैं। तुम लोग एकदम थक जाते हो थोड़ी देर में। गंभीर एकदम पूरा एकदम परेशान। गंभीर तुम्हारे पास चश्मा था ना, ब्लैक कलर वाला, ले लेना, परेशानी हो जाती है तो। एक दूसरे को निहारो, सब सुंदर लग रहे होगे, लाइट का कमाल है। ऐसा ना बात बतिया दिए कि सब खुशे हो गया।